दो दोस्त एक ऐसे ट्रिप पर जा बैठे जिससे उनकी पूरी जिंदगी ही पलट गई। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वो शायद ही कभी निकल पाएंगे। जानेंगे टेल्स ऑफ द अनयूजुअल की दूसरी कहानी एन अफ्रीकन इंसिडेंट में। तो चलिए सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत दो दोस्तों से होती है जो अफ्रीका के जंगलों में सैर करने आए थे। रास्ते में उनकी गाइड की गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। वो दोनों गाइड को शॉर्टकट लेने के लिए मनाने लगते हैं, मगर गाइड इस बात पर अड़े हुए था कि रास्ता सुरक्षित नहीं है तो वो शॉर्टकट नहीं ले सकते। जैसे ही गाइड गाड़ी ठीक करने जाता है, दोनों दोस्त आपस में उसके बारे में अनाप शनाप बकने लगते हैं कि उसके शरीर से बदबू आती है और वो पूरे समय खुजली करते रहता है इत्यादि। इतने में गाइड वापस आ जाता है, मगर उसे उसका बैग कहीं मिल नहीं रहा था। बैग में उसका सारा सामान और खाना रखा हुआ था, तो अब उन्हें पूरे समय भूखे रहना पड़ेगा। अब गाइड के पास शॉर्टकट लेने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। गाड़ी में बैठकर दोनों दोस्त दोबारा से गाइड के बारे में अपनी घटिया बातें चालू कर देते हैं। इसी के बीच एक को भूख लगती है तो दूसरा उसे खाना देते हुए ये रिवील करने लगता है कि कैसे गाइड के बैग को उसी ने चुराया ताकि मजबूरन उसे शॉर्टकट लेना पड़े। बैग में से सारा खाना अपने बैग में डालकर उसने बैग को कहीं फेंक दिया था, मगर इस बात का उसे अभी तक कोई भी पछतावा नहीं था। अचानक ही गाड़ी का एक पेड़ के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों दोस्त आगे आकर गाइड को चेक करने लगते हैं तो उन्हें गाइड जख्मी और बेहोश हालत में मिलता है। इतने में ही उन सुनसान जंगलों के बीच उन्हें कुछ ट्राइबल्स आकर घेर लेते हैं और उनका सारा सामान लेकर उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब दोनों दोस्त गुस्से में आकर गाइड से पूछते हैं कि उसके हाथों से ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तब गाइड ये रिवील करता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी दवाई ना लेने पर उसे कमज़ोरी महसूस होती है और वो बेहोश भी हो सकता है। ये दवाई उसी बैग में थी जिसे उस बंदे ने फेंक दिया था। गाइड को भी ये बात पता चल चुकी थी तो वो उन पर भड़क जाता है। आदत से मजबूर दोनों दोस्त बात को टाल देते हैं और उसी को बुरा भला सुनाकर ये पूछते हैं कि वो अब कहाँ थे और ये ट्राइबल्स कौन थे, जिस पर वो गाइड ये कहता है कि ये यहाँ की सबसे खतरनाक ट्राइब याबूरी थी और ये इंसानी मांस को खाने के लिए प्रसिद्ध थी। जिसके बाद वो उनके कंकालों को अपनी दीवारों में सजा कर रखते थे। इन सब बातों को सुनकर दोनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और गाइड को ही दोषी ठहराने लगे थे। इसी बीच एक ट्राइबल आदमी उन पर नज़र रखने आता है, जिसको देख दोनों दोस्त गाइड से मदद मांगने लगते हैं। गाइड पहले तो उनसे माफ़ी मंगवाता है क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने उसके पीठ पीछे उसके बारे में काफ़ी उल्टी सीधी बातें करी थी। अभी मौत का डर उनके ईगो को भी थोड़ा काबू में ला चुका था, तो वो अब गाइड के साथ नरमी से पेश आ रहे थे। वहाँ से निकलने का एक रास्ता था, मगर उसे बताने से पहले गाइड वहाँ के इतिहास के कुछ पन्ने उनके सामने पलटता है। तो गाइड के अनुसार 50 साल पहले याबूरी के गांव में एक जरू नाम का बच्चा रहता था जिसके 8 रिश्तेदार थे। अब जब वो 5 साल का था तब वहाँ एक महामारी हुई और खाना पीना ना मिलने के कारण लोग मरने लगे। एक दिन जब वो घर लौटा तब उसने देखा कि उसके पिता अपनी पालतू गाय को मार रहे थे। याबूरियों के अनुसार किसी को पीटने पर उसका मांस और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। उस रात जरू के परिवार ने पेट भरकर खाना खाया, मगर महामारी का कोई भी अंत दिखाई नहीं दे रहा था। एक रात जरू का छोटा भाई अचानक गायब हो गया। उस रात उसके पिता भी शिकार करके लाए जिससे वो लोग अपना पेट भर पाए। अब एक एक करके जरू के सारे भाई गायब होने लगे थे और हर बार जरू के पिता उसी रात कोई नया शिकार पकड़ कर ले आते। अब आपके मन में जो भी चल रहा है ना, वो जरू के मन में भी चला। एक रात जरू ने खाने में से एक हड्डी उठा ली और महामारी में गुजरे लोगों की लाशों की ढेरों के पास पहुंच गया। उसके हाथ वाली हड्डी बिल्कुल इंसानी हड्डियों से मिलती जुलती थी, तो जरू पूरी बात समझ चुका था। अब तक वो अपने ही भाइयों को खा रहा था। कुछ दिनों बाद जरू के पिता को वो लाशों की ढेर के पास मिलता है, तो वो उसे अपने साथ घर ले आते हैं और उसके बाद गांव वालों को उनके घर पर उन सभी की लाशें मिलती हैं। लाशों के बीच रहने की वजह से जरू को किसी तरह की शारीरिक बीमारी हो चुकी थी जो उसके पूरे परिवार में फैल गई। गांव के लोगों ने जरू को घर से बाहर निकालकर वहां आग लगा दी ताकि वो बीमारी और कहीं भी ना फैले। जरू भी इन सब के बाद और कहीं नहीं दिखा। यही रीज़न था कि याबूरीज कभी भी बीमार लोगों को नहीं खाया करते थे।
दोनों दोस्त पूरी गंभीरता से गाइड की सारी बातें सुन रहे थे, मगर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी वाली बात उनके किस काम आएगी। तभी गाइड उन्हें अपना हाथ दिखाता है, जिसे देखकर दोनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। उसके पूरे हाथों पर घाव बने हुए थे जो उसके पूरे शरीर में फैल रहे थे। वो कहता है कि इस बीमारी को फेरोस डिजीज़ के नाम से जाना जाता है, जो कि खून के माध्यम से फैलाया जा सकता है। अगर वो चाहे तो उन दोनों को भी ये बीमारी दे सकता है और परिणाम अनुसार याबूरीज उन तीनों को छोड़ देंगे। वो उन्हें ये भी बताता है कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है और इसे फैलने से रोकने के लिए रेगुलरली पूरी ज़िंदगी दवाई लेते रहना पड़ेगा। इससे कमज़ोरी, बेहोशी इत्यादि हो सकती है। अगर समय रहते डॉक्टर को दिखाया जाए तो काफ़ी हद तक इसे रोका भी जा सकता है। ये सभी बातें सुनकर दोनों दोस्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि करे क्या और बोले क्या। एक को तो ये तक लग रहा था कि गाइड ये सब उनसे बदला लेने के लिए कर रहा था। इस बात पर गाइड थोड़ा नाराज़ होकर अपनी शर्ट उतारकर उन्हें दिखाता है। उसके पूरे बदन पर घाव बन चुके थे और वो काफ़ी भयानक लग रहा था। वो ये कहता है कि अगर उसे उन्हें उल्लू ही बनवाना होता तो वो उन्हें इस बीमारी के बारे में इतनी सारी बातें बताता ही क्यों। वो झूठ भी तो कह सकता था कि नहीं, इसका इलाज कर सकते हैं, ये उतना डरावना नहीं है इत्यादि। उनकी इन बातों को सुनकर एक दोस्त इसके लिए मानने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से इस बीमारी का होना मरने से तो अच्छा ही था। वहीं दूसरी तरफ दूसरा दोस्त अभी भी गाइड पर शक कर रहा था और वो ये कहता है कि गाइड उन्हें मौत का नाम देकर प्रेशराइज कर रहा है। समय बीतता जा रहा था और अब अगर वो फैसला नहीं लेते तो बहुत देर हो जाती। यही सोचकर उनमें से एक राज़ी हो जाता है तो गाइड अपना और उसका हाथ काट कर अपने खून के ज़रिए उसको ये बीमारी दे देता है। अब उसे बस एक ही बात का गम था कि मारिया, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, वो शायद इस बीमारी की वजह से उसे छोड़ दे। उधर गाइड की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि दवाई ना लेने के कारण घाव उसके पूरे बदन पर फैल रहा था। इस पॉइंट पर दोनों दोस्तों को थोड़ा बहुत अपने गलतियों का एहसास भी हो रहा था। अब सूरज के उगने में बस कुछ ही समय बचा था तो घबराहट और मौत के डर के कारण दूसरा दोस्त भी इस बीमारी को लेने के लिए राज़ी हो जाता है। अगली सुबह ट्राइबल्स उन तीनों को बंदी बनाकर सबके सामने बिठा देते हैं और उनका मुखिया उन्हें चेक करने आता है। फेरोस डिजीज़ अब सभी के शरीरों में दिखाई दे रहा था तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और ऐसा ही होता है। मुखिया अपनी छुरी से उनका बंधन काटकर उन्हें आज़ाद कर देते हैं। गाइड की तबीयत बिगड़ जाने के कारण वो ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था और दोनों दोस्त, जो कि एहसान फरामोश होने के साथ साथ खुद गर्ज भी थे, गाइड को वहीं ज़मीन में छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। मगर इस नई बीमारी की वजह से वो ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाते और अपना रास्ता भटक जाते हैं। 8 महीने बाद हम वापस उन दोनों से मिलते हैं जो डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे। बीमारी के घाव उनके चेहरे को पूरा भर चुके थे और मारिया भी किसी और से शादी कर रही थी। वेटिंग रूम के टीवी पर एक शो आ रही थी जिसका नाम द अफ्रीकन इंसिडेंट था। इस एपिसोड में वो याबूरी ट्राइब के बारे में बातें कर रहे थे। एपिसोड के हिसाब से याबूरीज को इंसानी मांस खाने के लिए जाना जाता है, मगर ये बात झूठी है, जिसे लोगों को उनसे दूर रखने के लिए फैलाया गया था। और जो खोपड़ियाँ उनके घरों में रखी होती है ना, वो तो खुद उन्हीं की पूर्वजों की होती है। असलियत में तो वो काफ़ी मीठे स्वभाव के और शांति प्रिय होते हैं। अब उनके मुखिया को बुलाया जाता है, जो वही थे जिन्होंने उन दोस्तों की रस्सियाँ काटी थी। मुखिया दर्शकों की तरफ देखकर अपनी भाषा में सबको बोलते हैं ज़रू, यानी हेलो, और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो हुआ ये था कि दोनों दोस्त पर गुस्सा होकर उनसे बदला लेने के लिए ही गाइड ने उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उलझाकर उन्हें झूठी मूठी कहानियाँ सुनाकर ये बीमारी दे दी थी। ज़रू वाली पूरी कहानी जो उसने उन्हें सुनाई थी ना, वो असलियत में कभी हुआ भी नहीं था। इनफैक्ट ज़रू नाम का कोई लड़का ही नहीं था। गाइड ने ये नाम इसलिए इस्तेमाल की ताकि अगर ट्राइब उन्हें हेलो कहे तो दोनों दोस्त कहानी से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाए और प्रेशर में आकर बीमारी ले ले। उसका मकसद उन्हें ये सबक सिखाने का था कि ये बीमारियाँ किसी को भी किसी भी हालत में लग सकती है और इन बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाना गलत है, क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। अंत में भी अगर दोनों दोस्तों ने गाइड को अकेला छोड़कर भागा ना होता तो शायद ये बीमारी उनके चेहरों तक नहीं पहुंचती, क्योंकि पछतावे में आकर शायद गाइड उनकी मदद भी कर देता। मगर ऐसे लोगों के लिए हम सिंपैथाइज करें भी तो कैसे, जो दूसरों के लिए सिंपैथी नहीं रखते।
काफ़ी चालाकी से गाइड ने उन्हें पहले तो डराया, फिर बीमारी की सारी डिटेल्स बताई ताकि उन्हें उसके हर बात पर विश्वास हो, और फिर उन्हें मौत का डर दिखाकर उनको अपनी बीमारी दे दी। मॉरली और एथिकली गाइड यहाँ डेफिनेटली गलत है, मगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो उसे कोई फ़र्क क्यों ही पड़ेगा। बेचारा अपनी दवाई के बिना ज़िंदा भी रहा होगा या नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ था उनकी तरफ से ना कोई सिंसियर अपॉलॉजी था, ना ही कोई पछतावा। तो एज ए ह्यूमन उसका भड़कना और ये सब कुछ करना अंडरस्टैंडेबल था। ऑल्दो डेफिनेटली ये सब पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि किसी के गलत बर्ताव का बदला आप खुद गलत करके नहीं ले सकते। एनीवे, कहानी का मॉरल भी सिंपल था, बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। दोनों दोस्त ने गाइड का बैग फेंका, उसका मजाक उड़ाया और इन सब से शर्मिंदा भी नहीं थे, तो अब उनका चेहरा भी नहीं था। गाइड ने उनसे बदला लेने के चक्कर में उनकी ज़िंदगी खराब कर दी, और शायद अंत तक वो भी मर गया, क्योंकि बिना दवाई के ना उसके शरीर में ताकत थी, ना उसे कोई बचा पाता। अगर आप ऐसे सिचुएशन में फंसे तो क्या करते, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए लेट्स कीप दिस एनोनिमस।